तो भाइयों आपका स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, तो भाई सभी लोग कमेंट किया करो यार, तभी वीडियो बनाने में मजा आता है। तो वीडियो पाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली लियू मई को अपना डिसाइपल बना लेता है, जिसके वजह वो कल्टीवेट करने लगता है इंसर्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को, जिसको सीखने के बाद वो नेशन फॉर्मेशन आर्ट को स्टडी करता है, जो कि काफी खतरनाक टेक्निक होती है। इस वजह से हानली उसको प्रैक्टिस नहीं करता और फिर से स्टडी में लग जाता है। तो अब आगे हानली अपने केव में उस नेशन फॉर्मेशन आर्ट को स्टडी ही कर रहा होता है और 1 साल और गुजर जाते हैं। और एक दिन 2 स्ट्रीक ऑफ लाइट हानली के केव के बाहर उड़ते हुए आती है। वे दोनों और कोई नहीं बल्कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट के वही 2 ओल्ड मैन थे। एक था सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन और दूसरा था सेलो फेस्ड मिडिल एज्ड मैन। जब उन्होंने देखा कि हानली के केव के आसपास कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं और काफी एक्टिव भी हैं, तो वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मिडिल एज्ड मैन, जिसका नाम लिव था, वो अपने हाथ में एक तलिस्मान निकालता है और उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर भेज देता है। जैसे ही तलिस्मान गायब हुआ, उसके स्माइल चेहरे पर आ गई। तब सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन कहता है कि लगता है जूनियर ब्रदर हान जब से वापस आए हैं तब से वो अपने केव रेसिडेंस में ही है और कल्टीवेट कर रहे हैं। वहीं दूसरा ओल्ड मैन कहता है तो इसीलिए जूनियर मार्शल ब्रदर हान सिर्फ 200 सालों में नेशन सोल को अचीव कर लिए। तब वो सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन कहता है कि लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है बहुत जल्द। मैं अभी मॉर्टल कल्टीवेशन के पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे लगता है तुम्हें भी यह पता ही होगा। तब वो दूसरा बुड्ढा कहता है कि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग मजाक कर रहे हैं, आपके पास अभी कम से कम 200 साल बचे हैं। तब वो सफेद बालों वाला बुड्ढा कहता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर लू, मैं अपनी सिचुएशन को समझता हूँ। अगर पिछली फाइट में मैं इंजर्ड नहीं हुआ होता तो शायद मैं 200 साल जी लेता, लेकिन उस बैटल ने मेरी लाइफ वाइटलिटी को काफी नुकसान पहुंचाया है और मेडिटेशन करने के बाद भी लेकिन अब मैं ठीक नहीं हो सकता। जिसे सुनकर वो दूसरा मिडिल एज मैन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये सफेद बालों वाला बुड्ढा रोक देता है और कहता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है जूनियर ब्रदर, अगर मैं अब कोई और फाइट नहीं करूंगा तो मैं शायद 60 साल जी लूंगा, ये तो निश्चित ही है। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ जूनियर मार्शल ब्रदर हान को अपने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट में शामिल करने के लिए। मैंने तो कई सारी कोशिश भी की कि मैं जूनियर मार्शल ब्रदर हान से पूरी तरह से दोस्ती कर लूं। नॉर्मली अगर हम किसी को अपने सेट में शामिल करने के लिए इतना इम्पेशेंट होते तो उसके बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेट कराते, उसके बाद उसे ऐड करते अपने सेट में। लेकिन हमारी जल्दबाजी का फैसला भी काफी अच्छा था। जूनियर ब्रदर हान काफी अच्छे व्यक्ति लगते हैं, उनका बैकग्राउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उनके दिल में हमारे सेट के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। तब वो मिडिल एज मैन हैरान होकर बोलता है कि सीनियर मार्शल ब्रदर, क्या आपने डिसाइपल भेजा था जूनियर मार्शल ब्रदर के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए? तब ओल्ड मैन कहता है बिल्कुल, मैंने हानली का बैकग्राउंड चेक करने के लिए एक ओल्ड डिसाइपल को भेजा था स्टेट ऑफ यू में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और मुझे उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड मिला है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन 100 साल पहले जूनियर मार्शल ब्रदर हान येलो मैपल वैली के एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर थे। उस वक्त उन्होंने काफी नाम भी किया था। कहते हैं कि डेविल डाउ के वार के दौरान हानली ने अपने इक्वल गेट के कई सारे कल्टीवेटर को मारा था, लेकिन जब बाद में येलो मैपल वैली हार गया तो उस ओल्ड गोस्ट लिंगू ने किसी वजह से हानली को अपने सेक्टर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद जूनियर ब्रदर हानली का कोई भी पता नहीं चला। शायद वो छुप कर कल्टीवेट कर रहे थे और अभी रिसेंटली कोर फॉर्मेशन के स्टेज पे पहुंचे थे। फिर हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में आया और नेशन सोल के स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया, जिसे सुनकर वो मिडिल एज मैन कहता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफी की बात है। इतने रेयर कल्टीवेशन जीनियस को कोई अपने सेक्टर से कैसे निकाल सकता है, जो थोड़े ही टाइम में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से नेशन सोल तक पहुंच गए। अगर उस ओल्ड गोस्ट लिंगू को यह बात पता चलेगी तो वो पागल हो जाएगा। येलो मैपल वैली की भी इसमें हालत अच्छी नहीं चल रही है 9 नेशन यूनियन में, और मुझे सही से याद है तो वो ओल्ड गोस्ट लिंगू भी सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग के साथ ही नेशन सोल के स्टेज पे पहुंचा था। उसकी लाइफ स्पेन भी खत्म होने वाली होगी। तब वो सफेद बालों वाला बुड्ढा कहता है कि हाँ, वो ओल्ड गोस्ट लिंगू मुझसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो अपनी लाइफ स्पेन एक्सटेंड करने में ज्यादा माहिर है। येलो मैपल वैली को भी उसके मरने के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने एलाइड नेशन सोल कल्टीवेटर के नाम पे सर्वाइव कर लेंगे। मुझे डर था कि मेरे मरने के बाद सिर्फ तुम ही इस सेट को अकेले संभालोगे। अगर ड्रीम क्लाउड माउंटेन के सेक्रेट स्पीड वाइंड नहीं होते तो जूनियर मार्शल ब्रदर के लिए काफी मुश्किल होता सेट को संभालना। लेकिन अब जब जूनियर मार्शल ब्रदर हान हमें ज्वाइन कर लिए हैं तो फिर वो ओल्ड मैन अपने मूंछ को सहलाते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन अब सब बदल चुका है। जूनियर मार्शल ब्रदर हान अपने कल्टीवेशन के रास्ते में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और सेट को संभालने में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है, और इसलिए मैं काफी खुश भी हूँ। अगर हमने उसका दिल जीत लिया तो हमारा सेट अगले 1000 सालों तक सेफ रहेगा। तो वो मिडिल एज मैन थोड़ा झिझक कर बोलता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान एक कल्टीवेशन जीनियस जरूर है, लेकिन उनकी एज काफी कम है और उन्होंने अभी ही नेशन सोल को कंडेंस किया है। मुझे शक है कि उनकी एक्चुअल कंप्यूटर पावर ज्यादा नहीं होगी। तब वो सफेद बालों वाला बुड्ढा कहता है कि हाँ, मुझे भी यही चिंता है। कई बार ऐसे कल्टीवेटर होते हैं जो सिर्फ दाव पे फोकस करते हैं और उनकी फाइटिंग टेक्निक काफी कम होती है। उनकी कल्टीवेशन डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो अपने से नीचे ग्रेड के कल्टीवेटर से हार जाते हैं। मुझे नहीं लगता जूनियर मार्शल ब्रदर हान ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट करना जरूरी है, इसलिए मैं सेट को गार्ड करूंगा और तुम जाओगे उनके साथ ट्रेड मीट में। जिसके सुनकर वो मिडिल एज मैन कहता है कि सीनियर मार्शल ब्रदर आपका मतलब है? जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक हानली के केव के बाहर के फॉग में एक रास्ता बन जाता है और वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हेवनली साउथ के सबसे बड़े ट्रेड मीट 9 हेवन यूनियन के सबसे नॉर्थ कंट्री स्टेट ऑफ यू में होता है। इस कंट्री के पहाड़ों के अंदर सोरिंग हेवन सिटी थी, जो कि 9 नेशन यूनियन की कैपिटल थी। पूरे कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर यहाँ जमा होते थे, चाहे आदमी हो या औरत, जवान या बुढ़ा, सभी लोग कल्टीवेटर थे इस सिटी में। और इस एक अकेले ही सिटी में मिड स्टेट नेशन सोल के 7 कल्टीवेटर से भी ज्यादा लोग रहते थे, और कोई भी सिटी में गड़बड़ करने की कोशिश करता तो वो तुरंत मारा जाता था। और ऑफिशियल ट्रेड के दिनों में उस सिटी में बहुत बड़े बड़े ट्रेजर बिकते हैं। सोरिंग हेविंग सिटी जो पहले बिल्कुल एकदम शांत और खाली थे, इस समय बिल्कुल लोगों से भरी पड़ी रहेगी।
मिलेगी, लेकिन फर्क कितना होगा, सभी लोग बड़े कल्टीवेटर होंगे। और उस सिटी में एक ही ऑक्शन हाउस है जो 9 नेशन यूनियन के कंट्रोल में था। ये रेयर ट्रीजर को ऑप्शन करता है जिसने सिटी को इतना ज्यादा फेमस बना दिया है। जब ट्रेड मीट में सिर्फ आधे महीने बाकी थे तब 3 स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें उड़ती हुई दिखाई गई आसमान में, जिसमें 2 लड़के थे और एक लड़की थी। वे लड़की जो थी वो एकदम कोल्ड थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और जो उसके साथ लड़का था वो एकदम कॉमन लुकिंग था। दोनों के एक्सप्रेशन में थोड़ा इंटीमेसी थी और उनके थोड़ा ही पीछे एक ब्लू रोब्ड मिडिल एज मैन था, और वे साथ में उड़ते हुए काफी मैजेस्टिक लग रहे थे। वे तीसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मिडिल एज मैन ल्यू था। जो आगे एक यूथफुल लड़का था वो हानली था, जिसके साथ एक खूबसूरत कल्टीवेटर थी। वो हानली की कंक्यूबाइन मूपलिंग थी। और मूपलिंग की बात करें तो वो अपने कल्टीवेशन के बॉटल नेक पे थी। वो अपने केव से बाहर निकलती है और देखती है कि हानली हेवनली साउथ के सबसे बड़े ट्रेड मीट में जा रहा है, तो वो उससे पूछती है कि क्या वो हानली के साथ जा सकती है ताकि उसे कोई मोटिवेशन मिल जाए अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए। उसके मन में यही चल रहा था कि अगर उसकी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन तक नहीं पहुंची तो शायद उसको दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा और वह हमेशा के लिए यहीं अटक के रह जाएगी। और हानली भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वह सोचता है कि सफर में कोई खास डेंजर नहीं है। और ये भी अच्छी बात है कि लंबे सफर में एक ब्यूटीफुल लड़की साथ में हो तो सफर भी काफी अच्छा होता है, इसलिए वह तुरंत एग्री कर जाता है। ड्रीम क्लाउड माउंटेन के 3 सेट के अपने अपने कल्टीवेटर्स के ग्रुप भी जाते हैं ट्रेड मीट में, लेकिन हानली उन जूनियर्स के साथ ट्रेवल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। एल्डल्लू और मूपलिंग के साथ ही जाता है अकेला स्टेट ऑफ व्यू की तरफ। उन्होंने अपना रास्ता ऐसा चूज किया था जिसकी वजह से वो डेविल डाउ कंट्रीज के कल्टीवेटर के रास्ते में ना आए। हानली उस सफर में कल्टीवेटर करते हुए अपने सराउंडिंग को कैजुअली ऑब्जर्व भी कर रहा था, और जब कभी भी कल्टीवेटर्स की नजर हानली के ग्रुप पे जाती थी वो तुरंत उनके स्पिरिचुअल सेंस से समझ जाते थे कि वो दोनों नेचर सोल के कल्टीवेटर है, और वो डर कर अपना रास्ता बदल देते थे क्योंकि कोई भी ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर को प्रोवोक नहीं करना चाहता था। हानली और एल्डरल्यू ने अपने कल्टीवेशन को नहीं छुपाया था, और सच में 2 नेशन सोल कल्टीवेटर को एक साथ देखना किसी भी छोटे कल्टीवेटर के लिए डरावना था। शुरू में मूपलिंग को भी अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है। और जैसे ही वो आसमान में उड़ रहे थे एल्डरल्यू ने हानली से फ्रेंडली टोन में कहा, ये ट्रेड मीट 100 सालों में एक ही बार होती है। पहले के टाइम में ये मीट राइचुअस दाओ और डेविल दाओ के बीच होती थी, कभी कभी स्टेट ऑफ तियान ल्यू, कभी फेंग दाओ में। तब तक हेवनली दाओ अलायंस एग्जिस्ट नहीं करता था। 9 नेशन यूनियन मोलेन स्पेल वॉरियर के दबाव में रहते थे, इसलिए ये प्रॉफिटेबल नहीं था। लेकिन जब दोनों की पावर बढ़ गई तो कोई पार्टी एक दूसरे को होस्ट नहीं करने देना चाहता था, इसलिए लास्ट ट्रेड मीट 9 नेशन यूनियन में हुआ बिना किसी कॉन्टेस्ट के, और दोनों फैक्शन के लिए बहुत बड़ी हार जैसी चीज। फिर हानली एक्साइटेड टोन में बोला कि मैंने सोरिंग हेवन सिटी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि पूरे हेवनली साउथ में सिर्फ वही एक सिटी है जो कल्टीवेटर्स की बनी है, और सुना है जब मुलान स्पेल वॉरियर ने स्टेट ऑफ यू में एंट्री की थी तो 9 नेशन यूनियन के कल्टीवेटर्स ने इस सोरिंग हेविंग सिटी में ग्रेटर लाइट एक्सटिंक्टिंग फॉर्मेशन का यूज करके उन्हें डिफीट किया था। ये बैटल बहुत ही डिस्प्यूट थी जिसमें कई सारे नेशन सोल के कल्टीवेटर मारे गए थे, जिसे सुनकर वो मिडिल एज मैन कहता है कि रिलैक्स जूनियर ब्रदर, ये सोरिंग हेवन सिटी तुम्हें बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगी। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ चेंज हो गया है जब से तुम केव से बाहर आए हो कल्टीवेशन करके, लेकिन ये कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं हुआ है। लगता है तुमने कोई सीक्रेट टेक्निक कल्टीवेट की है, मुझे कोई और वजह नहीं समझ में आ रही है। तब हानली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, कुछ टेक्निक को मैंने अभी कल्टीवेट किया है, लेकिन उसे मास्टर करने में भी काफी समय लगेगा। लेकिन मैंने सुना कि सीनियर मास्टर ब्रदर लू का 1000 वेव आर्ट एक टॉप ग्रेड कल्टीवेशन आर्ट है, मुझे भी उसे देखने का चांस मिलेगा, यह सोचकर मैं एक्साइटेड हूँ। तब वो ओल्ड मैन सिर हिलाते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि अरे जूनियर मास्टर ब्रदर, डिसाइपलों की बातों में मत आया करो। मेरा 1000 वेव आर्ट एक नॉर्मल वाटर एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक है। हाँ, कोर फॉर्मेशन के खिलाफ ये काफी अच्छा है, लेकिन सेम ग्रेड के कल्टीवेटर के खिलाफ ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें 2 डिवाइन एबिलिटीज है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कहीं भी, मतलब चाहे मैं बैटल में हार ही जाऊं लेकिन मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं वहां से भाग जाऊंगा सेफ। और हानली को लगा कि ये ओल्ड मैन ल्यू सही बोल रहा है, क्योंकि पिछले बैटल में जब राइचस और डेविल डाउ के बीच लड़ाई हुई थी तो एल्डरल्यू बिना इंजरी के वापस आ गए थे, क्योंकि वो व्हाइट बाल वाला बुढ़ा जिसका कल्टीवेशन एल्डरल्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सीरियस इंजरी के साथ वापस आया था। मतलब सर्वाइवल एबिलिटी सच में इंप्रेसिव है। हानली कुछ कहने ही वाला होता है तभी उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। हानली अपने सिर को साइड की तरफ घुमाता है, जिसे देखकर मूपलिंग पूछ उठती है कि क्या हुआ, वहां पर क्या हो रहा है। उसका आइसी कोल्ड चेहरे की जगह पर एक ब्राइट आंखों वाला चार्मिंग चेहरा होता है, क्योंकि अब वो हानली की कॉन्क्यूबाइन थी। जिसे सुनकर हानली कहता है कि लगता है ग्रुप ऑफ कल्टीवेटर आ रहा है जिसमें एक नेशन सोल का कल्टीवेटर भी है, शायद उन्होंने हमें डिटेक्ट कर लिया। तब वो मिडिल एज मैन उसी दिशा में देखता है और तुरंत कहता है ये तो सच है, मैंने सोचा कि मैं पहले नोटिस करूंगा लेकिन तुमने तो मुझसे पहले ही नोटिस कर लिया, मतलब कि तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा केयरफुल होगी कि सोरिंग हेवन सिटी के इतने पास भी तुम अपने स्पिरिचुअल सेंस को रिलीज कर दोगे। जिसे सुनकर हानली से स्माइल करता रहा, वह कुछ जवाब नहीं देता। और सच यह था कि हानली की स्पिरिचुअल सेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि ये सब डिटेक्ट करना उसके लिए एफर्टलेस था, लेकिन सामने वाला बंदा भी नेशन सोल का कल्टीवेटर था जिसका स्पिरिचुअल सेंस काफी स्ट्रांग था। और तभी थोड़ी देर बाद एक ड्रम की बीट सुनाई देती है, हॉरिजॉन से गोल्डन लाइट चमक रही होती है और कई सारे गोल्डन कपड़ों में आर्मेड कल्टीवेटर आ रहे होते हैं, एकदम हेवनली वॉरियर की तरह लग रहे होते हैं। वे एक डेजलिंग और मैग्निफिसेंट कैरियज को स्कॉट कर रहे थे और कैरियज के आगे व्हाइट क्रेन्स उड़ रहे थे। वह सीन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे राजा अपने रॉयल टूर पे जा रहा हो, जिसे देखकर मूपलिंग की आंखें खुली की खुली रह जाती है, वह काफी स्टंड हो जाती है। हानली भी जिसे देखकर काफी शॉक हुआ, लेकिन तुरंत अपने फेस को काम कर लिया। उसको पता था कि कल्टीवेटर की दुनिया में यह काफी अजीब नहीं है, यह काफी नॉर्मल चीज होती है, खासकर जब कोई नेशन सोल स्टेज पर हो, तब उसका टेम्परामेंट और स्टाइल काफी बदल जाता है। लेकिन तभी एल्डरल्यू विस्पर करते हुए बोलते हैं कि ये ड्यूक नॉन लॉन्ग है, ये ओल्ड सेंट्रिक भी ट्रेड मीट में जा रहे हैं, जूनियर मार्शल ब्रदर जरा भी केयरलेस मत रहना, उसकी एबिलिटीज
बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और टेम्परमेंट काफी अजीब है। मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, इसलिए मुझे हैंडल करने दो। यह बोलकर उस इल्डर ल्यू ने हानली को सिग्नल दिया, जिससे वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि वो सामने वाले कल्टिवेटर उनके पास पहुंचे। और मूव पिलिंग भी शांत हो जाती है देखकर। और जैसे उन गोल्डन आर्म कल्टिवेटर का कैरियर उनके पास आया, हानली का दिल एकदम रुक गया। उनके हाथों में हेल्ब्रेड था, लेकिन कल्टिवेशन बस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का था, तो वो ज्यादा खास नहीं लगे। हानली को असली शौक इसलिए हुआ था क्योंकि उस कैरियर को जो खींच रहा था वो दो स्पिरिट बीस्ट थे। एक बीस्ट के पास अजूरा स्केल आर्मर था और उसके सिर पे अजीब हॉर्न था। केली एक मैथिकल बीस्ट था जिसे लोग चिलिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा बीस्ट फायर के विंग्स और गोल्डन फेदर्स के साथ था। एक फायर फिनिशिया देखकर हानली काफी शौक हो जाता है। और जैसे कैरियर करीब आया, इल्डर ल्यू तुरंत रिस्पेक्टफुल वे में सैल्यूट किया और लाउड वॉइस में बोले कि क्या ये मार्कियस नानलांग है? मुझे याद है कि 300 साल पहले मैंने आपको मेरे मास्टर मॉन्क मूली के साथ देखा था। ये मेरे बहुत ही बड़ी किस्मत है कि मैं आपसे दोबारा मिल सका। हानली क्लियरली सुन रहा था कि उस इल्डर ल्यू की वॉइस एकदम नेचुरल लग रही थी, लेकिन उसके टोन में थोड़ा फियर भी था और उसने खुद को जूनियर कहकर रिफर किया था। जिसके बाद वो कल्टिवेटर 100 मीटर की दूरी पे आकर रुक गया और एकदम साइलेंस हो गया पूरा वहाँ का माहौल। हानली अपनी आंखों को थोड़ा नैरो करता है, लेकिन एक्सप्रेशन नॉर्मल रहता है। फिर कैरेज के अंदर से एक लेजी से टोन में आवाज आई, ओह तो तुम मूली के वो स्कॉलर डिसाइपल हो? तब तुम बस एक कोर फॉर्मेशन के कल्टिवेटर थे। मुझे नहीं लगा था कि तुम सिर्फ 300 साल में नेशनल सोल के स्टेज पर पहुंच जाओगे। मैंने सुना था कि तुम्हारे मास्टर ने मेडिटेशन में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन तुम्हारे साथ जो फिलिदाउस है वो मुझे काफी अनफैमिलियर लग रहा है। जब हानली ने सुना वो उसके बारे में बात कर रहा है, उसे बस हल्का सा स्माइल किया और चुप रहा। उसे पूरा यकीन था कि उसका सीनियर मार्शल ब्रदर लू उसकी तरफ से बोलेगा और वैसा ही हुआ। इल्डर ल्यू बोले कि ये मेरा जूनियर मार्शल ब्रदर हान है। उसने अभी रिसेंटली अपने नेशनल सोल को कंडेंस किया है और हमारे सेक्ट में ज्वाइन किया है। और उसके साइड में जो लेडी है वो मुंह है, उनकी कॉन्क्यूबाइन। और फिर हानली की तरफ देखकर कहता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान, यह मार्कस नानलांग हमारे मास्टर के पुराने दोस्त। जिसको सुनने के बाद हानली कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई मार्कस नानलांग। फिर कैरेज के अंदर से मार्कस नानलांग की ठंडी आवाज आती है कि हानली यह नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। लगता है फिलिदाउस हान सच में नए नेशनल सोल के कल्टिवेटर है। क्या हम एक छोटी सी स्किल की एक्सचेंज करें ताकि तुम्हारी एबिलिटी को गेस कर सकूं? जिसको सुनने के बाद उस ओल्ड मैन की हंसी रुक गया और एकदम वो शॉक में चला गया और कहता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान तो अभी कुछ ही समय पहले ही अपने नेशनल सोल को कंडेंस किया है। वह कैसे आप जैसे महान कल्टिवेटर के मैच के हो सकते हैं? आप तो मिड स्टेज नेशनल सोल के कल्टिवेटर हैं। फिर कैरियर के अंदर से आवाज आती है कि फिक्र मत करो, मैं अपनी कल्टिवेशन का पूरा एडवांटेज नहीं लूंगा। हम सिर्फ अपने स्पिरिचुअल सेंस से कॉन्टेस्ट करेंगे। वैसे भी फिलिदाउस हान का स्पिरिचुअल सेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे कोई नया नेशनल सोल का कल्टिवेटर होता है। और जैसे ही ये आवाज आती है, कैरियर के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और फेड होने के बाद 3 लोगों को रिवील करती है। एक आदमी था जो पर्पल रोब को पहने हुए था और उसकी दाढ़ी उसके सीने तक आ रही थी। उसके दोनों बाहों में 2 लड़कियां होती हैं जो स्नो वाइट की तरह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और उससे लिपटी हुई होती है। यह लड़कियां उस मार्कियस की कॉन्क्यूबाइन थी और उनकी कल्टिवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक थी, पर उनकी खूबसूरती देखने लायक थी। जिसे देखकर उस ओल्डमैन ग्लू की चिंता और भी बढ़ जाती है। वो कहता है कि मार्कस मजाक कर रहे हो आप। जूनियर मार्शल ब्रदर हान का स्पिरिचुअल सेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्पिरिचुअल सेंस का कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे लाइटली कैसे लिया जा सकता है? मार्कस नालांग ठंडी स्माइल के साथ बोलता है कि जूनियर ल्यू तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, लेकिन शायद फिलिदाउस हान इसे ट्राई करना चाहेंगे। उसने हानली की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। और ऐसे भी अगर मैं सही याद करूं तो हम अभी सोरिंग हेवन सिटी से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं और जो भी सोरिंग हेवन सिटी के 100 किलोमीटर के अंदर रहता है वो फोर्स ट्रेड लॉ यूज कर सकता है। अगर ब्रदर हान मेरे अच्छे इरादों को मना करते हैं तो मैं फोर्स ट्रेड लॉ का यूज करूंगा। जिसे सुनकर वो ओल्ड लू काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है फोर्स ट्रेड मार्कस आपका मतलब क्या है? फिर उस मार्कस नालांग की नजर मूव पिलिंग पर जाती है और वो कहता है कि जिस तरीके से लेडी मूव और फिलिदाउस हान का रिश्ता लग रहा है, लगता है ब्रदर हान उसे बहुत ही डियर रखते हैं। मेरे पास 2 विलेव्ड कॉन्क्यूबाइन है, पर मैं उनसे बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं ब्रदर हान के कॉन्क्यूबाइन से एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मेरे 2 कॉन्क्यूबाइन का कल्टिवेशन और अपीयरेंस लेडी मूव के बराबर ही है, तो फोर्स ट्रेड कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और अगर फिलिदाउस हान एक्सचेंज से इनकार करते हैं तो हमें स्पिरिचुअल सेंस कॉन्टेस्ट को करना ही होगा। और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम अपनी कॉन्क्यूबाइन रखो और मेरी भी दोनों कॉन्क्यूबाइन ले सकते हो। यह सुनकर मार्कस के हाथों में जो 2 कॉन्क्यूबाइन थी उसका चेहरा एकदम बदल गया। वहीं यह सुनकर मुबलिंग का चेहरा एकदम सफेद हो गया था। हानली थोड़ी देर तक शांत रहता है, उसके बाद बोलता है कि फोर्स ट्रेड सीनियर मार्शल ब्रदर लू मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए। हानली की नजर में यह मार्कस नालांग सिर्फ एक मिड स्टेज नेशनल सोल का कल्टिवेटर था और हानली के करंट एबिलिटी के सामने यह हानली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। तब वो एल्डर बोलता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। फोर्स ट्रेड एक लॉ है जो सिर्फ एक नेशनल सोल कल्टिवेटर के लिए है जो होस्ट पावर के कंट्रोल में होता है। जूनियर मार्शल ब्रदर जानते ही हैं कि जब कल्टिवेटर नेशनल सोल के स्टेज पर पहुंच जाता है तो कोई भी फैक्शन एक दूसरे को ऑफेंड नहीं करना चाहता और ट्रेड मीट का होस्ट भी इससे अलग नहीं है। लेकिन इतने बड़े ट्रेड मीट में कुछ क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट होते हैं और अगर ये डिसएग्रीमेंट कोर फॉर्मेशन के बीच में होता है तो होस्ट उसे फोर्सफुली सप्रेस कर देता है। लेकिन अगर ये डिसएग्रीमेंट 2 नेशनल सोल कल्टिवेटर्स के बीच होता है तो होस्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए हैं और फोर्स ट्रेड उनमें से एक ही है जो सबसे कम यूज होता है। स्पेशली ट्रेड मीट स्टार्ट होने से पहले कोई भी नेशनल सोल का कल्टिवेटर जो भी सिटी पहुंचने वाला होता है और 100 किलोमीटर के अंदर होता है वह सुपीरियर गुड्स के साथ ट्रेड डिमांड कर सकता है और दूसरा मना नहीं कर सकता। तो दोनों टेक्निक और डिवाइन एबिलिटी से फैसला भी कर सकते हैं और अगर जिसने यह नियम यूज किया है वो जीत जाता है तो भी उसे अपना प्रपोज्ड आइटम देना पड़ेगा और अगर हार भी जाता है तब भी उसे यह देना ही पड़ेगा फ्री में। और हाँ, अगर कोई कॉन्टेस्ट में सीरियसली इंजर्ड हो गया तो होस्ट उस ऑफेंडिंग पार्टी को पनिश करेगा, पर यह सच नहीं है क्योंकि कोई भी नेशनल सोल कल्टिवेटर से दुश्मनी नहीं करना चाहता और जब तक किसी भी आइटम की ज्यादा जरूरत
जरूरत नहीं हो और कल्टीवेशन उससे ज्यादा नहीं हो, कोई भी ऐसा रिस्की ट्रेड नहीं करना चाहता। और कॉन्क्यूबाइन के मामले में पहले भी नेशन सोल के कल्टीवेटर ने ट्रेड किया है और कुछ डेविल दाउसेट में यह बहुत ही पॉपुलर है। हानली की जान को खतरा तो नहीं था, पर अगर वो ट्रेड मिड के पहले ही सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा तो सिचुएशन काफी मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी हानली मूवपुलिंग से ज्यादा अटैच नहीं था, अगर फोर्सफुली ट्रेड भी होता है तो उसे 2 और सुंदर ब्यूटीज मिलने वाली थी, इसके लिए कोई बड़ी लॉस नहीं होने वाला था। हानली उस ओल्ड मैन ल्यू की एक्सप्लेनेशन को सुनकर काफी शांत रहा, पर मूवपुलिंग के दिल में एक रिग्रेट बनने लगा कि अगर उसे पहले पता होता कि ट्रेड मिड में ऐसा भी कुछ लॉ है तो वे हानली के साथ कभी नहीं आती। और उसे मार्कस नालांग की वजह से भी डर लग रहा था काफी। जैसे वो अपने कॉन्क्यूबाइन को ट्रीट कर रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि वो अपने मिडरहुड कोर फॉर्मेशन के स्टेज तक सेफ नहीं रह पाएगी और वे उसे सिर्फ मटेरियल गुड की तरह यूज करेगा। यह सोचकर मूवपुलिंग अपने दांत को पीसने लगती है। उसे उम्मीद नहीं था कि हानली उस मार्कस को हरा पाएगा। वहीं मार्कस नालांग उस कैरियज पे बैठकर हानली के ऊपर प्रेशर बना रहा था और कहता है कि ब्रदर हान, तो क्या डिसाइड किया, क्या एक्सचेंज मंजूर करते हो कि या स्पिरिचुअल सन से कॉन्टेस्ट करे। कुछ वक्त तक वहां के माहौल में काफी खामोशी चल रही थी। न सिर्फ लू और मूवपुलिंग ने घबराहट भरी नजर हानली पे डाली, बल्कि मार्कस नालांग की दोनों कॉन्क्यूबाइन भी क्यूरियसली हानली की तरफ देख रही थी। जिसके थोड़े बाद हानली मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर स्पिरिचुअल सेंस कॉन्टेस्ट है तो मैं मंजूर करता हूँ। वैसे भी मैंने अभी नेशन सोल को कंडेस्ट किया है तो एक और नेशन सोल के कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल सेंस से कंपेयर करना काफी अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे मार्कस की कॉन्क्यूबाइन नहीं चाहिए। मुझे असली वजह जानना है कि मार्कस नालांग क्यों मेरे स्पिरिचुअल सेंस को टेस्ट करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आप ये नहीं कहेंगे कि आपको मेरी शक्ल पसंद आ गई या मेरी कॉन्क्यूबाइन आपको पसंद आ गई। यह सुनकर मार्कस का चेहरा एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है और उसकी आंखों में एक चमक और हैरानी आ जाती है। वह मार्कस नालांग थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है कि ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। मूवपुलिंग के चेहरे पर इस समय तक एकदम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। हानली जैसे देखकर हाथ हिलाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, सिर्फ बस एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है। तब ओल्ड मैन लू कहता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर संभल के, अगर ज्यादा हो जाए तो तुम तुरंत पीछे हट जाना, मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए आ जाऊंगा। जिसे देखकर हानली नोट करता है और उसी वक्त मार्कस नालांग अपनी कॉन्क्यूबाइन को साइड करता है और अपनी स्लीप को हिलाकर हानली की तरफ लॉन्च हो गया। हानली की बॉडी से वज्रा लाइट निकलती है और वो भी आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फोर्सेड ट्रेड लॉ के हिसाब से बेस्ट होता अगर 9 नेशन यूनियन की फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट होती, पर दोनों ने इस बात को चुपचाप इग्नोर कर दिया। जब दोनों सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर पहुंचे तो वो दोनों रुक जाते हैं। तब हानली शांति से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मार्कस की असली वजह क्या है कि वो मेरे स्पिरिचुअल सेंस को टेस्ट करना चाहते हैं, पर वजह क्लियरली काफी सीरियस दिख रही है, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। तब मार्कस बोलता है कि ब्रदर हान, तुम काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ तभी पता चलेगा जब तुम मुझे हरा दोगे, और यह सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने पहले मुझे अपने स्पिरिचुअल सेंस से डिटेक्ट किया था। अगर ऐसा तुम ना करते तो मैं भी अपनी रेपुटेशन खराब करके तुम्हें चैलेंज नहीं करता। फिर मार्कस मुस्कुराते हुए कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी जीत की चांस नहीं दिख रहे हैं। अर्ली और मिड स्टेज नेशन सोल के कल्टीवेटर्स के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में काफी डिफरेंस होता है, जिसे तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर हानली एकदम शांत आवाज में कहता है कि फिलोदोस, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी कॉन्क्यूबाइन को मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मैं बस कुछ पॉइंटर्स को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हानली बहुत तेजी से अपने बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को निकालता है और मार्कस की तरफ तेजी से शूट हो जाता है, जिसे देखकर मार्कस नालांग कहता है गुड, और इसी के साथ वो भी अपने स्पिरिचुअल सेंस को रिलीज कर देता है। और जब उन दोनों के स्पिरिचुअल सेंस का टकराव होता है तो बहुत मुश्किल से देखने वाला एक बड़ा तेज धमाका होता है और हर तरफ एक स्पिरिचुअल वेव फैल जाती है, जिसे देखकर मार्कस नालांग काफी घबरा जाता है क्योंकि हानली का लॉन्च किया गया पहला स्पिरिचुअल सेंस बहुत ज्यादा तेज था और वह तुरंत ही कई गुना बड़ा हो गया और सफेद रंग की वॉयलेट स्ट्रीम चारों तरफ फैल गई। दोनों के बीच का स्पेस एकदम ब्लर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो ऑरिजिनलेस और अनमूविंग शैडो सामने खड़ी हो। यह देखकर उस ओल्ड मैन लू की आंखें फटे की फटी रह गई। वह चीख कर कहता है कि स्पिरिचुअल सेंस फॉर्मेशन ये कैसे मुमकिन है? जूनियर मार्शल ब्रदर हान का स्पिरिचुअल सेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? वहीं पर पास में खड़े डिसाइपल भी घबरा गए कि स्पिरिचुअल सेंस फॉर्मेशन क्या हमारे लॉर्ड सही में जीत पाएंगे कि नहीं। तब ओल्ड मैन लू कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ। नॉर्मल तौर पर यह स्पिरिचुअल सेंस फॉर्मेशन एक ऐसी डिवाइन एबिलिटी है जो सिर्फ मिड स्टेज नेशन सोल का कल्टीवेटर ही समझ पाता है। अगर जूनियर मार्शल ब्रदर हान इस टेक्निक को यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी मेन कल्टीवेशन आर्ट डायरेक्टली स्पिरिचुअल सेंस पे फोकस करती है। मुझे तो यही समझ आ रहा है, इसके अलावा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। और वहीं यह देखकर मूवपुलिंग की आंखों में एक उम्मीद आ जाती है कि शायद हानली इस कॉन्टेस्ट को जीत जाए, लेकिन उस ओल्ड मैन लू का चेहरा तुरंत फिर बदल जाता है। वह कहता है कि यह कहना इतना आसान नहीं है कि हर सेम लेवल का कल्टीवेटर एक दूसरे से अलग होता है। मार्कस नालांग ने मिड स्टेज नेशन सोल 3 साल पहले ही अचीव कर ली थी। अभी उनका प्रोग्रेस रुका हुआ है, लेकिन वो लेट स्टेज नेशन सोल के बिल्कुल करीब है। इसलिए जूनियर मार्शल ब्रदर हान के लिए इतना पुराने एसेंट्रिक को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। यह सुनकर मूवपुलिंग की उम्मीद तुरंत गायब हो जाती है और उसके दिल में डर भर गया। तभी आसमान में होने वाले धमाके और भी तेज होने लगे और वहाँ की पूरी हवा एकदम व्हाइट रिंग के रूप ले लेती है जो हानली और मार्कस के बीच चारों तरफ घूम रहे होते हैं। यह देखकर वह ओल्ड मैन लू शॉक में कहता है कि ये तो कमाल है, जूनियर मार्शल ब्रदर हारते हुए नहीं लग रहे हैं। यह देखकर मूवपुलिंग फिर से खुश हो जाती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आसमान में तेजी से सफेद रोशनी फैल गई और उसके बाद थंडर के क्लैप्स गूंजने लगे और हवा में जो वो रिंग बने थे वो तोड़कर एक वायलेंट विंड स्ट्रॉम बन गए। वहीं दूसरे डिसाइपल जो 100 मीटर की दूरी पे वो काफी शॉक हो जाते हैं। उन्होंने जब देखा कि वो विंड स्ट्रीम उनकी तरफ एकदम सीधा आ रहा है। यह देखकर ओल्ड मैन लू एकदम घबरा जाता है। वह तुरंत मूवपुलिंग के सामने आता है और एक नीले रंग का बैरियर बना लेता है और कुछ ही सेकंड में वो वायलेंट विंड स्ट्रॉम उस बैरियर तक पहुंच जाता है और उसमें बहुत तेज क्रैक क्रैक की आवाज आने लगती है और कुछ ही देर में उस बैरियर पे कई सारे डेंट बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो हवा बिखर जाती है और वह बैरियर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। मार्कस नालांग के सोल्जर कल्टीवेटर ने तुरंत अपने गोल्डन हालबेड को उठाया और तुरंत एक बैरियर गोल्डन रंग का बना दिया जो पूरे कैरियज को कवर कर रहा था, लेकिन वो बैरियर एक भी पल नहीं टिक पाया और तुरंत चकनाचूर हो गया, जिसकी वजह से विंड स्टॉर्म अंदर चला गया और जो
डिसाइपल थे वो चीखने लगे क्योंकि उनके आंख, नाक, कान से हर जगह खून बहने लगे। सिर्फ कैरियज के अंदर जो 2 कंक्यूबाइन थी उन पर प्रोटेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगे थे, उनकी वजह से वो काफी सेफ रहती है। मुंह पुलिंग यह देखकर काफी कांप उठती है और वो तुरंत हानली की तरफ देखने लगती है। इस वक्त तक मार्कस नालांग काफी गुस्सा हो चुका था। वो एक गोल्डन लाइट का गोला बनाकर अपने डिसाइपल की तरफ भेजता है जो उनको कवर कर लेता है और वो सेफ हो जाते हैं। इनको बचाने के बाद मार्कस नालांग हानली की तरफ देखता है। उसके चेहरे पे काफी शॉक होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हानली की स्पिरिचुअल सेंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है और उसके बराबर हो सकती है। पिछले अटैक में मार्कस नालांग ने अपना स्पिरिचुअल सेंस काफी यूज कर लिया था, फिर भी हानली का चेहरा बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हानली का स्पिरिचुअल सेंस इससे भी ज्यादा पावरफुल है। यह देखकर मार्कस नालांग काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी हानली मुस्कुरा कर कहता है कि अब इस कॉन्टेस्ट को यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगर ये चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मार्कस नालांग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि फिलोदा स्थान बहुत ही मॉडेस्ट है, तुम्हारी टेक्निक ही नहीं तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस भी मेरे बराबर है, कॉन्टेस्ट के यहीं रोक देते हैं वरना दोनों को इंजरीज हो जाएगी। यह देखकर हानली बस स्माइल करता है और वही मार्कस नालांग के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि उसका स्पिरिचुअल सेंस काफी स्ट्रांग है, लेकिन इस कॉन्टेस्ट ने मार्कस नालांग को काफी अलर्ट कर दिया था, इतना कि वो अब हानली को लाइटली लेने का हिम्मत नहीं करेगा। फिर मार्कस नालांग एक अजीब से स्माइल करते हुए हानली की तरफ वॉइस ट्रांसमिशन करता है और कहता है फिलोदा स्थान अब तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस मेरे बराबर है, इसलिए मैं तुम्हें असली वजह बताऊंगी कि मैं तुम्हारा टेस्ट क्यों लेना चाहता था। और जैसा कि तुमने गेस किया था मेरा सच में एक अलग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यह मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वक्त ओपनली बात नहीं कर सकते। ये जेट स्लिप लो, इसमें एक भेट्रेड मीट के चौथे दिन एक स्पेसिफिक जगह पे कल्टीवेटर्स का गैदरिंग होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ और दाइस्ट कल्टीवेटर से मिलाऊंगा। हम सब एक ऐसे मैटर पर बात करने वाले हैं जिसमें सबका फायदा होने वाला है। फिर वो अपने स्टोरेज पाउच से एक खूबसूरत जेट स्लिप को निकालता है और हानली की तरफ फेंक देता है। हानली जेट स्लिप को पकड़कर मार्कस की तरफ थोड़ी देर देखता है, फिर उसे अपने पाउच में रख लेता है। मार्कस नालांग खुश होकर हंसता है और गोल्डन लाइट में बदलकर सीधे अपने कैरियज में वापस चला जाता है और कैरियज गोल्डन लाइट में ग्लो करती है और सीधा अपने सोल्जर्स के साथ सोरिंग हेवन सिटी की तरफ निकल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।